मैं गर्मी की वजह से छत पर आ गई और गलती से जिन्नात के बिस्तर पर सो गई। जब जिनजादे ने मुझे सोता देखकर बोला, माशाअल्लाह, और फिर मेरा नाम तानिया है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं अपने बहन भाइयों में पहले नंबर पर हूँ। मेरी माँ बीमार थी, जिसकी वजह से पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली थी। यही वजह थी कि मैं मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ सकी थी। शिक्षा हासिल करना मेरा बहुत बड़ा सपना था, लेकिन लाख चाहने के बावजूद भी अपने घर वालों का ख्याल रखने की वजह से मैं अपना ये सपना पूरा ना कर सकी थी। लेकिन मैं खुश थी, क्योंकि मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन अच्छा इंसान वही है जो अपनी खुशियों को दूसरों के लिए कुर्बान कर देता है। सो मैं भी उनकी इस बात का पालन करते हुए अपने बहन भाइयों को शिक्षा हासिल करते देखकर खुश थी। मेरा छोटा भाई, जिसे डॉक्टर बनने का शौक था, मैं उसके लिए डॉक्टर बनने की दिल से दुआ करती थी। मेरी अम्मी, जिन्होंने मुझे बहुत लाड से पाला था और घर की बड़ी बेटी होने की हैसियत से मुझे खास अहमियत दी जाती थी, और अब अम्मी मुझे एक जिम्मेदार बेटी के रूप में देखकर बहुत खुश होती थी। एक दिन मेरे बाबा घर आकर माँ से कहने लगे, जमीला, मेरा एक दोस्त गांव से एक अमल करने के लिए शहर आया है। वो गांव का जाना माना आमिल है। शहर में किसी ने इलाज के सिलसिले में बुलाया है। वैसे तो उसके पास रहने के लिए काफ़ी जगह है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त शहर आए तो मेरे घर रहे। तुम ऐसा करो कि तानिया से ऊपर वाला कमरा साफ करवा दो, ताकि हम असद को वहाँ ठहरा सके। बाबा की ये बात कह देने के बाद अम्मी ने मुझे ऊपर की सफाई करने के लिए भेज दिया। ऊपर हम नहीं रहते थे, जिसकी वजह से ऊपर का हिस्सा रोज साफ नहीं होता था। वैसे भी वहाँ एक खाली कमरे और स्टोर रूम के अलावा पूरी छत खाली पड़ी थी। गर्मी के मौसम में हम लोग कभी कभार शाम के वक्त ऊपर चले जाते थे। सर्दी के दिन थे, इसी वजह से काफ़ी दिन से वहाँ महफिल नहीं जमी थी, इसलिए हर तरफ धूल मिट्टी जमी हुई थी। मैंने काफ़ी वक्त लगाकर वहाँ की सफाई की तो हर तरफ खुशबू फैल गई। इतनी अच्छी खुशबू मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार सूंघ रही थी, इसलिए मैं मदहोशी हो गई। मैं आंखें बंद करके उस महक को अपने अंदर उतार रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे करीब चल रहा हो। मैंने आंख खोलकर देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं यही समझी कि मेरा वहम होगा और खुशबू का पीछा करने लगी। कमरे के बाहर जीने के करीब एक बड़ा सा रात की रानी का गमला रखा हुआ था, जो मेरी माँ को उनकी एक बचपन की दोस्त ने दिया था। माँ को इस हरे भरे पौधे से बहुत मोहब्बत थी। मैं यही समझी कि ये खुशबू उसी तरफ से आ रही है, मगर जब मैंने गौर किया तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे दिल में एकदम से जिन्नात का ख्याल आया तो मैं डर के मारे नीचे भाग गई। मुझे आंधी और तूफान की तरह सीढ़ियां उतरते देखकर अम्मी बोली, ऐसी क्या मुसीबत आ गई है जो तुम इस तरह दौड़ रही हो? अल्लाह ना करे गिर गई तो चोट भी लग सकती है। मैंने माँ को खुशबू के बारे में कुछ न बताया और बोली, थक गई हूँ अम्मी, कुछ देर आराम करूंगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। शाम को मेरी दोस्त सना मुझसे मिलने के लिए आई तो मैंने उसे पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर वो हंस पड़ी और बोली, बेवकूफ़ लड़की, तुम इस जरा सी बात को लेकर बैठ गई हो। क्या तुम नहीं जानती कि रात के वक्त खुली फिजा में कोई भी खुशबू फैलकर बहुत दूर तक जाती है? खामखा दिल में वहम मत डालो। सना ने मुझे इत्मीनान दिलाने की कोशिश की, मगर मेरा दिल संतुष्ट ना हुआ और मैंने बात बदल दी। और अगले दिन मेरे बाबा के आमिल दोस्त असद अंकल हमारे घर रहने के लिए आ गए। बाबा ने उनके लिए काफ़ी इंतज़ाम करवाए और जब रात हुई तो उन्होंने सबको छत पर आने से मना कर दिया, क्योंकि वो अब अपना अमल शुरू करना चाहते थे। मेरे बाबा ने बताया था कि उनके कब्ज़े में जिन्नात है जो उनका हर हुक्म पूरा करते हैं। मुझे बचपन से ही जिन देखने का बहुत शौक़ था। बचपन में मेरी दीदी ने जिनों की बहुत सी कहानी मुझे सुनाई थी, जिसकी वजह से मैं बचपन से ही जिनों में दिलचस्पी रखती थी। तो उस रात में सोने की एक्टिंग करने लगी और जैसे ही सब घर वाले सो गए तो मैं चुपके से बिस्तर से निकलकर कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर अंधेरा छाया हुआ था, सो मुझे कोई डर न था कि कोई मुझे बाहर देख सकेगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी ताकि पता चल सके कि ऊपर क्या हो रहा है। अभी मैं आधी सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी कि मेरे नथनों से धुएं की बू टकराई। मैंने सोचा कि ऊपर आग लग गई है और कहीं ये आग असद अंकल को नुकसान न पहुंचा दे, तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैं और आगे बढ़ी तो छत पर आग के शोले देखकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। मैंने ग्रिल के ऊपर से देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो आग रात की रानी वाले गमले से निकल रही थी। मैं वहाँ हैरान खड़ी रह गई। अगर ये सब असद अंकल की वजह से हो रहा था तो यकीनन ये रात उनकी इस घर में आखिरी रात थी।
अम्मी अपने पसंदीदा पौधे के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती थी, ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी। उसी वक्त मेरी आंखें जलने लगी और मेरा सर चकराने लगा तो मैं ग्रिल का सहारा लेते हुए वापस नीचे उतरी और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। और फिर उसी वक्त लाइट चली गई तो कमरे में लगा बल्ब बंद हो गया। मुझे डर महसूस हो रहा था। डर के मारे मेरा पूरा बदन पसीने में भीगा हुआ था। रात की न जाने किस पैर मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी बहुत देर से आंख खुली थी। बुखार से मेरा बदन जल रहा था। जिस्म में दर्द की वजह से मैं अपने बिस्तर से न उठ सकी। मैंने बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। मैं जल्द से जल्द उठकर ऊपर जाना चाहती थी ताकि अपनी अम्मी के पसंदीदा पौधे का हाल देख सकूं। सच तो ये था कि बचपन से उसे अपने घर में रखा देखकर मुझे भी उससे बहुत मोहब्बत हो गई थी और मैं हमेशा उसका ख्याल रखती थी। तानिया बेटा, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारा नाश्ता मैं बना चुकी हूँ। तुम ऐसा करो कि फ्रेश होकर नाश्ता कर लो ताकि फिर दवा खाकर कुछ आराम आ जाए। असद भाई अभी बाहर गए हैं, मैं जरा ऊपर गमले को पानी दे आती हूँ। ये सुनकर मेरी जान ही निकल गई। यानी अब अम्मी को हकीकत पता चलने वाली थी और अपने गमले को जले हुए हालात में देखकर उन पर क्या गुजरेगी। मैं ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी। मैं बहुत हिम्मत करके बिस्तर से उठी और मुंह धोकर नाश्ता करके दवा लेने के बाद सीढ़ियां चढ़ने लगी तो उसी वक्त अम्मी सामने से आई और मुझे डांटा, तुम क्यों ऊपर आ रही हो? तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। मैं उन्हें कुछ देर छत पर घूमने को कहकर ऊपर आ गई। मैं जल्द से जल्द रात की रानी के पौधे को देखना चाहती थी। मैं ऊपर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई। पौधा ज्यों का त्यों अपनी जगह पर मौजूद था। मैं हैरान सी वहीं खड़ी रह गई। जिस गमले में रात को मैंने काफी तेज आग भड़कती हुई देखी थी वो सुबह के वक्त अपनी असली हालत में कैसे रह सकता है? मेरे लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैं इन्हीं सोचों में गुम वापस नीचे चली गई। मेरे दिमाग पर यही बात सवार रही। असद अंकल 3 रातें अपना जिन्नाती अमल करके चले गए तो चौथे दिन मेरे बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, तानिया मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जिसके बारे में तुम किसी को नहीं बताना, क्योंकि अगर एक बार ये बात फैल गई कि इस घर में जिन मौजूद हैं तो लोग इस घर में आना पसंद नहीं करेंगे और इस घर के लोगों से भी कोई संबंध नहीं रखेगा। इसलिए ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। मेरे दोस्त असद ने इस बात के बारे में पता किया है कि हमारे छत पर जिन्नात का बसेरा है जो कई साल से यहाँ रहते हैं, मगर उनकी औलाद में कुछ जिन बहुत बुरे हैं जिनसे हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है। इस मकसद के लिए असद ने ये पानी दिया है जिसे 7 दिन तक 3 वक्त पूरी छत पर छिड़काव करना है, मगर कुछ बातों का ख्याल भी रखना है। पहली बात तो ये है कि जैसे ही तुम ऊपर पानी छिड़कने के लिए जाओगी कभी भी नंगे पांव मत जाना। और दूसरी अहम बात यह है कि अपना काम करके वापस आ जाना। तुम तो जानती हो बेटा कि मैं सुबह को घर से निकलकर रात को लौटता हूँ और तुम्हारी माँ की आए दिन तबीयत खराब रहती है। सो मैं ये काम सिर्फ तुम्हें ही सौंप सकता हूँ। पूरी जिम्मेदारी से करना, कोई गलती ना हो, क्योंकि ये इंसानी नहीं बल्कि जिनों का मामला है। मैं चुपचाप बड़े गौर से बाबा की बात सुन रही थी। वो खामोश हुए तो मैंने कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि कोई भूल ना हो और मैं अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करूंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये कहकर उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और फिर कुछ याद आने पर बोले, हाँ एक बात याद रखना कि किसी छोटे बहन भाइयों को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। बाबा मुझे पूरी बात अच्छी तरह से बताकर चले गए जबकि मैं उनकी दी हुई बोतल हाथ में पकड़े खड़ी थी और कुछ देर तक उसको देखती रही। उसके अंदर नीले रंग का पानी था। मैंने उसे एहतियात से अपनी अलमारी में छुपा कर रख दिया। अगले दिन दूसरे शहर से मेरी फूफो रहने के लिए हमारे घर आई। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैं उनकी लाडली भतीजी थी। उन्होंने भी मुझे गले लगाकर बहुत प्यार किया। मैं अम्मी के साथ अच्छे अच्छे खाने बनाने में बिजी हो गई। छत पर पानी डालने का ख्याल मेरे दिमाग से निकल गया। रात को मैं बिस्तर पर लेटी तो मुझे एकदम से ख्याल आया। मैं जल्दी से उठ बैठी और अलमारी से वो बोतल निकाल कर छत पर चली आई। ठंडी हवा ने पूरी छत को अपनी लपेट में ले रखा था। मुझे ठंडक महसूस हुई लेकिन मैंने कोई परवाह न की और अपना काम पूरा करके नीचे आ गई। नीचे सब लोग सो रहे थे, किसी को भी मेरे उठने का पता न चला। इसी तरह 6 दिन गुजर गए। मैंने बाबा के कहने के मुताबिक नीले रंग के पानी को रोज छत पर डाला था। बाबा ने कहा था कि आखिरी दिन कुछ मुश्किल आ सकती है, इसलिए उस दिन उन्होंने ऑफिस की छुट्टी की और घर पर रुक गए। दोपहर का खाना खाने के बाद सब लोग आराम करने के लिए कुछ देर लेट गए तो मैं और बाबा छत पर आ गए। अभी हमने कमरे में पानी का छिड़काव करना शुरू किया ही था कि एकदम से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं जल्दी से बाबा के पास आकर खड़ी हो गई
क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ देर बाद चीखों की आवाज़ थमी तो हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। हम दोनों हैरान परेशान से बड़ी मुश्किल से अपना काम पूरा करके नीचे आए। इस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं सोने के लिए आंखें बंद करती तो कभी हंसने की तो कभी चीखों की आवाज़ सुनकर अचानक डर कर उठ जाती। रात के तीसरे पहर मेरी आंख लग गई थी। मैं सड़क पर खड़ी थी कि एक औरत मुझे घूर कर देख रही थी और मैं उसे लगातार नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन उसकी निगाहों की तपिश में अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी। आखिरकार बहुत वक्त गुजर गया और वो मुझे घूरने से बाज न आई तो मैं उसके करीब गई और मैंने उससे बहुत प्यार से पूछा, क्या बात है बाजी, आपको मेरी क्या बात बुरी लगी है? आप मुझे इस तरह क्यों घूर रही हैं? मेरा इतना कहना था कि उसकी आंखों से आग निकलने लगी और वो बोली, तो हम सबसे हमारा बेटा छीनना चाहती है ना? मगर कान खोलकर सुन ले, ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। मैं नासमझी से इस खौफनाक सूरत वाली औरत को देख रही थी। मुझे डरी हुई देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, परेशान हो गई मेरी बन्नो रानी? हाँ हाँ, डर गई। मैं उससे पूरी बात पूछना चाहती थी कि आखिरकार उसके साथ क्या परेशानी है। तानिया, अपनी फूफो को चाय बनाकर दे दो, उन्हें दवा खानी है। माँ की आवाज़ पर मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। यानी मैं सपना देख रही थी, इतना भयानक सपना जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। उस औरत की डरावनी आंखें अब तक मेरे दिमाग में मौजूद थी। मुझे डर लग रहा था। मैं बहुत मुश्किल से उठी और मुंह धोने के बाद फूफो के लिए चाय बनाने लगी। इतवार का दिन था, सबकी छुट्टी थी, सब लोग अभी तक सो रहे थे। फूफो को चाय बिस्किट देकर मैं भी आकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद मुझसे रूठ चुकी थी। सो मैं जागती रही, मगर मेरे दिमाग से उस औरत का ख्याल ना निकला। मैंने बाबा को अपने इस सपने के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे ये कहकर तसल्ली दे दी कि सपनों का संबंध हमारी असल जिंदगी से नहीं होता, सो उन्हें हमें अपने दिमाग पर ज़्यादा सवार नहीं करना चाहिए। उनकी बात सही भी थी, इसलिए मैं खुद को घर के कामों में बिजी रखने लगी और शाम तक कामों में बिजी रहकर मैं इस सपने को भूलने में कामयाब हो ही गई थी। हुआ कुछ यूं, अगले दिन 4 बजे फूफो मुझे शॉपिंग पर ले गई और उन्होंने बहुत जिद करके मुझे भी ढेर सारी शॉपिंग कराई। हम दोनों शॉपिंग बैग से लदे हुए शॉपिंग मॉल से निकले तो मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो मुझे लगातार घूर रही थी। मुझे एकदम उसी चुड़ैल जैसी औरत का ख्याल आया जिसे मैं सपने में देख चुकी थी। मुझे डर महसूस होने लगा। वो औरत मेरे करीब आई तो मैं डरकर फूफो से लिपट गई। फूफो ने मुझे पीछे धकेला और बोली, चुप करके सीधी चलो, ये कोई लाड़ करने का वक्त है, घर जाकर लाड़ प्यार करना। मैं शर्मिंदा होकर बोली, लाड़ नहीं कर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है फूफो। फूफो ने मुझे इस अंदाज से देखा जैसे उन्हें मेरी दिमागी हालत पर शक हो। पागल लड़की, घुटनों के दर्द और भूख की वजह से मेरा पहले ही दिमाग खराब हो रहा है, तुम और ना करो। ये सुनकर मैं चुपचाप आगे बढ़ने लगी। हम घर पहुंचे तो फूफो ने बाबा को फोन करके जल्दी घर पहुंचने को कहा। रात को डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे। जब फूफो ने बाबा के सामने मेरा रिश्ता साजिद के लिए मांगा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि वो इसी इरादे से हमारे घर आई थी। बाबा और माँ बहुत खुश हुए क्योंकि साजिद बहुत अच्छी आदत के मालिक थे और फूफो ने बहुत अच्छे अंदाज में उनकी परवरिश की थी। बिल्कुल घर जैसी बात थी तो बाबा ने सोचने की भी मोहलत न ली और फूफो को हाँ कर दी। वो बड़ी खुश हुई और अपने हाथ से एक भारी सी सोने की अंगूठी निकालकर मुझे पहनाकर जैसे रिश्ता पक्का कर दिया। मैं भी इस अचानक से होने वाले रिश्ते से बहुत खुश थी। एक हफ्ते बाद फूफो साजिद की तारीख तय करके वापस चली गई और मैं इतनी जल्दी अपने घर से दूर चले जाने का सोचकर उदास रहने लगी। माँ ने जब मुझे उदास देखा तो गले लगाकर प्यार किया और समझाया कि दुनिया का यही उसूल है, हर बेटी को बाप का आंगन छोड़कर जाना पड़ता है। लोग तो अपनी बच्चियों को गैरों में ब्याह देते हैं, तुम शुक्र करो कि तुम्हें तुम्हारी फूफो के घर जाना है जिन्हें तुम अपनी तरह जानती हो। मगर एक बात याद रखना मेरी प्यारी बेटी, ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। शादी चाहे अपनों में हो या गैरों में, हमेशा सोच समझ कर रहना पड़ता है, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है जिसके बाद कब अपने गैर और गैर अपने बन जाते हैं कुछ पता नहीं होता। बस ख्याल रखना कि कभी हमारी परवरिश पर कोई उंगली ना उठाए और किसी को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने माँ को यकीन दिलाया कि उन्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। सब लोग शादी की तैयारियों में मग्न हो गए। बार बार मार्केट के चक्कर लगने लगे। मेरे माँ बाप दुनिया की हर चीज और हर सहूलत दहेज में देना चाहते थे, साथ ही मेरी जुदाई का सोचकर दुखी भी हो रहे थे। गर्मी के दिन शुरू हो चुके थे। मौसम में बदलाव की वजह से मुझे बुखार हो गया। बहुत ही अजीब तरह का बुखार था, किसी दवा से मुझे आराम ही नहीं लगा। कभी बहुत ज्यादा सर्दी लगती तो कभी बहुत गर्मी, जो मुझे बेचैन कर देती। उस दिन भी गर्मी की वजह से मैं बहुत बेचैन और बेआराम थी। सोने पर सुहागा, बिजली ने ना आने की कसम खा रखी थी।
मैं हवा खाने के लिए छत पर चली आई। मैंने छत पर आना बिल्कुल छोड़ रखा था। आज मैंने न जाने कितने दिन बाद यहाँ का रुख किया था। मैंने कमरे में झांका तो वहां बिस्तर बिछा देखकर मुझे हैरत हुई। फिर मैं ये सोचकर संतुष्ट हो गई कि जरूर अम्मी ने बाबा के लिए बिस्तर बिछाया होगा, जिसे वो सुबह को उठाना भूल गए होंगे। बुखार और कमजोरी की वजह से मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं उस बिस्तर पर आकर लेट गई। मुझे बहुत सुकून का एहसास हुआ, क्योंकि खिड़की से ठंडी और ताज़ा हवा कमरे में आ रही थी और मुझे सुकून मिल रहा था। मैंने आंखें बंद की और सो गई। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो एक जिनजाद मेरे करीब खड़ा मेरी तरफ बहुत गौर से देख रहा था और वो मुझे देखकर बोला, माशाअल्लाह, क्या हसीन नज़ारा है। जरूर कुदरत का कोई इशारा है। अब तेरे साथ ही मेरा गुजारा है। समझ, अब तू ही मेरा सवेरा है। एक जिन की जुबान से ऐसी शायराना बात सुनकर मैं हैरान होती हुई मैं उठकर खड़ी हो गई और बोली, तुम जिन हो या मजनू, ये कैसी बकवास कर रही हो। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तुम्हारा आशिक हूं और अगर मेरे हाथ अपनी माँ की पहनाई जंजीरों में ना जकड़े होते तो एक दिन मैं तुम्हें अपना बना लूं, मगर मैं क्या करूं। मेरी माँ ने मेरी आधी ताकत को बांध दिया है। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी बेसुरी आवाज मेरे सर में लग रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती एक औरत मेरे सामने आई। उसका चेहरा बहुत डरावना था और दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। इस औरत को मैं पहले भी देख चुकी थी, मगर कहाँ, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो बोली, इस तरह मेरे बेटे को क्यों घूर रही है, खत्म करेगी इसे। इससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर मेरे कदम जमीन पर चिपक कर रह गए थे। उस वक्त मेरा वजूद इतना भारी हो गया था कि वहां से भागना मेरे लिए नामुमकिन था। वो जिन्नातनी आगे बढ़ी और मेरी गर्दन पकड़ ली। मेरा दम घुटने लगा। मैं अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर उसका हाथ तो जैसे लोहे का बना हुआ था। मैं पूरी ताकत लगाकर भी उसे टस से मस ना कर पाई। एकदम मेरे दिमाग में आयतल कुर्सी पढ़ने का ख्याल आया और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू की, उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आने लगे। उसका हाथ कांपने लगा और मेरी गर्दन पर उसकी गिरफ्त खत्म हो गई। वो एक झटके से पीछे की तरफ गिरी। मैंने उसके ऊपर फूंक मारी तो वो और उसका बेटा वहां से भाग गए। मैंने सुकून का सांस लिया और पढ़ाई करती रही। मैं लंबे लंबे सांस ले रही थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई नीचे कमरे में आकर लेट गई। लाइट आ चुकी थी और पंखा फुल स्पीड में चल रहा था, लेकिन उस वक्त मेरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। मैं काफी देर तक खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती रही। अगले बहुत से दिनों में मैं सहमी रही और छत पर नहीं गई। शादी के दिन बहुत करीब थे, मगर शादी से एक हफ्ते पहले ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने हम सबको परेशान कर दिया। साजिद का एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर ने उसे 1 महीने का बेड रेस्ट बताया था। शादी की तारीख बढ़ा दी गई थी। खुशी भरी जिंदगी में उदासी घुल गई थी। मैंने साजिद को फोन करके उसे बहुत तसल्ली दी थी। 1 महीना गुजरने के बाद मैं सादगी से दुल्हन बनकर फूफो के घर आ गई, जो कि अब मेरा ससुराल था। फूफो और साजिद बहुत खुश थे। उन दिनों मेरे बहुत नाज नखरे उठाए जा रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठी तो मेरे दुपट्टे पर खून के कुछ लाल निशान थे। मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, मगर ये रोज का काम हो गया था। मैंने साजिद या फूफो को इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। रोज सुबह को उठकर मैं अपना दुपट्टा धोकर दाग साफ कर लेती थी। एक दिन किचन में खाना बनाते हुए मुझे चक्कर आ गई और मैं गिर गई, तो फूफो मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके खुशखबरी सुनाई कि मैं मां बनने वाली हूं। फूफो और साजिद ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए। मैं खुद भी बहुत खुश थी, लेकिन हर दिन दुपट्टे पर लगे खून के निशान देखकर मेरा दिमाग पूरा दिन इसी जिज्ञासा में लगा रहता कि आखिरकार ये मामला क्या है। मुझे कोई भी सिरहाना ना मिला, तो मैंने साजिद से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए माँ के घर छोड़ आए। फूफो ने भी कहा कि अच्छा है, तानिया को उसकी माँ के घर छोड़ाओ ताकि उसका दिल भी बहल जाए। मैं अपने शहर जाने के लिए ट्रेन में सवार थी। मुझे चाय की बहुत इच्छा हो रही थी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो मैंने साजिद को चाय लाने के लिए कह दिया। वो चाय लेने के लिए गए ही थे कि एक फकीरनी मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और बड़ी अजीब तरह से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने इशारे से उससे पूछा कि क्या परेशानी है, तो वो मेरे करीब आई और बोली, बाजी ये सफ़र तेरे लिए अच्छा नहीं है, बेहतर है कि अपने घर वापस चली जा। वही कहकर आगे बढ़ गई, जबकि मैं हैरान परेशान सी बैठी रह गई। कुछ देर बाद साजिद आए तो मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़े और कहने लगे, मेरी भोली बेगम, एक आम सी औरत की फालतू सी बात को दिल पर लेने से बेहतर है कि अपने इस बेचारे से शोहर के साथ ट्रेन के इस खूबसूरत सफर को अपनी मुस्कुराहट और खूबसूरत बातों से और खूबसूरत बना दो। साजिद ने इस अदा से कहा कि मैं मुस्कुराए बिना ना रह सकी
और उस फकीरनी की बात को नज़रअंदाज करके मैं साजिद से बातों में लग गई। हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा था। साजिद मेरे मायके में 4 दिन रहकर वापस आ गए थे, क्योंकि उन्हें ऑफिस से ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिली थी। मेरे घरवाले मेरे आने से बहुत खुश थे। अम्मी मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। एक दिन मैं किचन से बाहर निकल रही थी कि ग्रिल में से मुझे कोई नीचे झांकता हुआ महसूस हुआ। मैंने नज़र उठाकर ध्यान से देखा तो वो चेहरा गायब हो गया था। मैं अपना वहम समझे हुए आगे बढ़ गई और अपने कमरे में दाखिल हुई ही थी कि मेरा सर चकरा गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे धक्का दे दिया हो। मैं लहराकर जमीन पर आ गिरी। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर मेरे पास आए और मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर अस्पताल ले गए। मेरी हालत बहुत खराब थी। पूरे जिस्म में दर्द की वजह से मेरा बुरा हाल था। फ़ोन पर फूफो और साजिद को भी पता चला तो वो भी परेशान हो गए। फूफो ने तो एहतियात न करने पर मुझे बहुत बातें भी सुना दी थी। हुआ कुछ यूं कि मुझे अपने मायके वाले घर से डर महसूस होने लगा था। हर वक्त बुरे बुरे ख्याल दिलो दिमाग में जन्म लेने लगे। मैंने साजिद को फ़ोन किया और घर जाने को कहा तो उन्होंने फूफो से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर मुझे ट्रेन का सफ़र नहीं करना चाहिए। उनके कहने पर मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे इस सफ़र करने से मना कर दिया। इस वजह से मैं अपनी ससुराल नहीं जा सकती थी। मैं उदास जरूर थी मगर सब्र करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। एक दिन मैं नहाकर निकली तो बाल बनाते हुए मुझे अपने बालों की लंबाई पहले से कम महसूस हुई। मैंने आईने में गौर से अपने बाल देखे और हैरान रह गई। आखिर मेरे साथ ऐसे वाक़ये क्यों हो रहे थे। मैंने बाबा को सारी बातें बताई तो वो बहुत फिक्रमंद हुए और बोले मैं गांव फ़ोन करके असद से कोई मशवरा लेता हूँ। उन्होंने गांव फ़ोन किया तो पता चला कि असद अंकल का 3 दिन पहले ही इंतकाल हो चुका है। बाबा बहुत परेशान हुए और मुझे भी बहुत दुख हुआ। बाबा ने असद अंकल के एक चेले को अपने पास बुलाया और उसे सारे हालात से आगाह किया तो उन्होंने आकर मुझे देखा और कहा कि इस लड़की पर कुछ बुरे जिनों का कब्जा हो गया है, जिनमें एक ऐसे जिन का बच्चा शामिल था जो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता था ताकि वो मुझसे शादी कर सके। मगर उसकी माँ जो जिनों की दुनिया की एक जानी मानी जादूगरनी है, उसने अपने बेटे की आधी ताकत अपने जादू से अपने कब्जे में कर ली थी। अपनी आधी ताकत के सहारे जिंदगी गुजारना उस जिन के लिए बहुत मुश्किल था। मगर उस पत्थर दिल माँ को जरा भी रहम ना आया, क्योंकि वो अपने बेटे को हर हाल में अपनी बिरादरी तक ही सीमित रखना चाहती थी। उसे इंसानों से नफरत थी और उनकी तरफ हमेशा वो नफरत से ही देखती आई थी। एक दिन जिन के बेटे की एक बहुत बुरे जिन के साथ लड़ाई हो गई जिसने उसको कत्ल कर दिया। उस दिन से उसकी माँ पागल सी हो गई और अब वो इंसानों को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। बेटे की आधी ताकत अपने कब्जे में करने की वजह मैं थी, इसलिए वो मेरी दुश्मन बन गई और अब वो हर हाल में मुझसे बदला लेना चाहती थी। उन्होंने मुझे कुछ ताबीज़ दिए और पानी पर दम करके दिया। हमने लगातार इलाज जारी रखा। शुरू में मेरे जिस्म में बहुत दर्द हुआ। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे जिस्म पर मार रहा हो। रात को नींद के बीच में डरकर उठ जाती। मेरी माँ और बाबा पूरी रात मेरे सिरहाने बैठकर गुजार देते। बच्चे की पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, लेकिन मेरा इलाज पूरा नहीं हुआ था। दूसरी तरफ फूफो ने अलग अलग तरह के वजीफे शुरू कर दिए थे। हम सब जैसे एक मुसीबत में फंस चुके थे और इस वक्त मैं एक आजमाइश में शामिल होकर रह गई थी। आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा जिस दिन हम एक उम्मीद लिए अस्पताल चले गए। जिंदगी और मौत की उलझन में शामिल होकर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को देखकर सबने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया था। सबके सर से एक बोझ सा सरक गया। मैं खुश थी, लेकिन एक बड़ी मुसीबत मेरे सर पर मंडरा रही थी जिससे मैं बिल्कुल बेखबर थी। साजिद अब तक ट्रेन लेट होने की वजह से नहीं पहुंच पाए थे। मैं उनका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उस वक्त अस्पताल में मेरे साथ अम्मी और मेरा एक भाई मौजूद था। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वो घर पर ही थे। मुझे भूख महसूस हुई तो मैंने अपने भाई को कुछ लेने के लिए बाहर भेज दिया। पूरी रात जागने की वजह से अम्मी सो रही थी और मैं भाई का इंतजार कर रही थी कि एक नर्स कमरे में दाखिल हुई और बोली, अपने बेटे को मुझे दे दो, मैं उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं उसको कोई जवाब देती उसने मेरे बेटे को उठाया और बाहर ले गई। जैसे ही वो बाहर गई तो मेरी अम्मी की आंख खुली और उन्होंने मुझसे बेटे के बारे में कुछ पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि नर्स बच्चे को इंजेक्शन लगाने के लिए लेकर गई है। ये सुनकर अम्मी हैरान रह गई और बोली, पागल हो गई हो क्या? कल बच्चे को 2 इंजेक्शन लग चुके हैं और डॉक्टर ने 1 महीने से पहले उसे कोई भी इंजेक्शन लगाने से मना किया है। उसकी फाइल भी यही टेबल पर रखी हुई है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और अम्मी उस नर्स के पीछे भागी, लेकिन उसका दूर दूर तक कुछ भी पता ना चल सका। हमने अस्पताल के मालिक से बात करके नर्स का हुलिया और उम्र बताई तो उन्होंने कहा कि इस उम्र और शक्ल की तो कोई भी औरत यहाँ काम नहीं करती। सब लोग बहुत परेशान थे और इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मैं हर हाल में अपना बच्चा हासिल करना चाहती थी।
जिसे तकलीफें झेल कर हासिल किए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और अब वो मुझसे दूर हो गया था। इस सितम पर मैं बैठकर आंसू बहा रही थी और सब लोग मुझे तसल्ली दिलासे दे रहे थे। अस्पताल का मालिक अलग परेशान था क्योंकि इस हादसे की वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो गई थी। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया को अपना कारोबार चमकाने के लिए एक खबर मिल गई थी। हर मीडिया इस खबर को मिर्च मसाले लगाकर पेश कर रही थी, जबकि कुछ लोग अस्पताल के मालिक पर शक कर रहे थे। हैरत की बात यह थी कि सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ भी रिकॉर्ड ना हुआ था, जिसकी वजह से बच्चे का कोई पता नहीं लगाया जा सकता था। सब लोगों का परेशानी से बुरा हाल था। साजिद भी यहाँ पहुंच चुके थे। उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस भी हमारे मसले में इन्वॉल्व हो गई थी, लेकिन मुजरिम का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस ने अस्पताल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर्स ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया तो मैं खाली हाथ और खाली दिल लिए घर वापस आ गई। मुझे हर पल अपने बेटे का ख्याल आ रहा था, जो मेरे गोद में आते ही मुझसे जुदा हो गया था। अम्मी और बाबा मेरा हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन मुझे किसी तरह सब्र नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ फूफो मुझे बातें सुना रही थी। उनका ख्याल था कि इस सारे किस्से में मेरा ही कसूर है। रो रो कर मेरे आंसू खत्म हो गए थे। शाम हुई और रात शुरू होने लगी तो मेरा दिल डूबने लगा। मैंने बाबा से कहा कि मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि इस सारे किस्से में उस जिन्नी का कोई हाथ जरूर है। हमें किसी जिन भगाने वाले से बात करनी चाहिए ताकि मुझे मेरा बच्चा वापस मिल सके। मेरी बात सुनकर बाबा सोच में पड़ गए और कहने लगे, ठीक कहती हो बेटा, मैं असद के चेले को फ़ोन करता हूँ ताकि वो यहाँ आकर ये मामला हल कर सके। बाबा ने उन्हें फ़ोन किया और साजिद ने उनके अकाउंट में जहाज़ की पहली फ़्लाइट से आने के लिए एक बड़ा अमाउंट भेजा। तो अगले दिन ही वो हमारे शहर पहुँच गए। लेकिन वो रात मैंने कितनी मुश्किल और तकलीफ में गुजारी थी ये मेरा दिल ही जानता है। आमिल साहब ने घर में दाखिल होकर लंबे लंबे सांस लेकर कुछ सूंघने की कोशिश की, जैसे वो इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते हों। कुछ ही देर में उनके माथे पर परेशानियों का जाल बिछ गया और वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर छत पर चले गए। नीचे हम सब लोग दुआ करते हुए किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे। आमिल साहब ने पढ़ाई शुरू की और वो लगातार 6 घंटे तक कमरा बंद करके पढ़ाई करते रहे। हम सब बेताबी से उनके काम पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। रात होना शुरू हुई तो ऊपर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने किसी को भी ऊपर आने से मना किया था, इसलिए हम सब नीचे ही बैठे रहे। चीखों की आवाज बढ़ती जा रही थी। ये आवाजें उसी जिन्नी की थी। मुझे छोड़ दो, मुझे अगर जलाने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को मार कर खा जाऊंगी। ये मेरा बच्चा है, देखो इसकी आंखें बिल्कुल मेरे बेटे जैसी है। वो मरा नहीं है, वो इस बच्चे की सूरत में जिंदा है। मेरे बेटे ने इसकी माँ से मोहब्बत की थी, मैं इसे अपने दिल से लगा कर रखूंगी। वो इस तरह की अजीबोगरीब बातें कर रही थी। हमें इस बात का तो बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था कि मेरा बेटा उसी के पास है। अब बस मुझे अपने बेटे के गोद में आने का इंतजार था। रात को 10 बजे आमिल साहब ने मुझे ऊपर बुलाया तो मैं दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाकर ऊपर चली गई। छत पर कमरे का मंजर बहुत अजीब था। आमिल साहब के सामने एक औरत लेटी हुई थी जिसके ऊपर सफेद चादर डाली गई थी। उसके लंबे बाल चादर से बाहर निकले हुए थे। पूरी चादर खून से लथपथ थी। वो जिन्नी अपने होश में नहीं थी। खून से लथपथ चादर में वो बेजान सी पड़ी थी। चादर के नीचे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरे कमरे में खून की बू फैली हुई थी। आमिल साहब ने मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, चादर हटाकर बच्चा उठा लो। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर अपने बच्चे की खातिर मैं खून से लथपथ चादर हटाने के लिए भी तैयार थी। जैसे ही मैंने चादर हटाई, उस जिन्नी का भयानक चेहरा मेरे सामने था। उसने मेरे बच्चे को अपने बाजू में दबोच रखा था। मैंने जल्दी से अपने बच्चे को गोद में उठाया और वहां से चल दी। उसी वक्त आमिल साहब ने उस औरत के ऊपर से भी चादर हटा दी। उसके हाथ बंधे हुए थे और सर घूमकर कमर के साथ लगा हुआ था। वो लगातार माफी मांग रही थी। तानिया, क्या तुम इसको माफ कर दोगी? आमिल साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने फौरन नहीं में सर हिलाया और सख्त लहजे में कहा, नहीं, ये मेरे और मेरे बच्चे की दुश्मन है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा ये कहना था कि वो जिन्नी गोल गोल घूमने लगी और फिर लहरा कर गिर पड़ी। उसी वक्त उसका जिस्म धुआं बनकर हवा में उड़ गया। मैं बच्चे को लेकर नीचे आई और मेरी गोद में बच्चे को देखकर सबने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। माँ ने बच्चे को मेरी गोद से लिया और उसे नहलाया। फिर उसे शहद चटाया गया और दूध पिलाया तो वो सुकून से सो गया। काम पूरा होने के बाद आमिल साहब नीचे आए और हमें खुशखबरी दी कि उस शैतानियत से भरी जिन्नी को उसके कबीले के सरदार जिन पकड़कर ले गए हैं और वहां ले जाकर उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया है। अब वो कभी भी इंसानी दुनिया में नहीं आ सकेगी। ये सुनकर हम सब बहुत खुश हुए और मेरे बाबा ने उन्हें काफ़ी पैसे दिए। वो वापस अपने गांव चले गए। अपने बच्चे को पाकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरा दिल अब शांत हो गया था। यही हाल साजिद का भी था। उसी दिन उन्होंने यतीमों को खाना खिलाया।
फूफो बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही थी, बार बार वीडियो कॉल पर बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करती। अम्मी ने मुझे रोक लिया। छोटी बहनें कहने लगी, बाजी अब जरा अच्छे खुशियों भरे दिन हमारे साथ भी गुजार लो। ये सुनकर मैं हंस पड़ी और बोली, बेफिक्र रहो मेरी प्यारी बहन, मैं इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। अगले बहुत से दिन बहुत अच्छे गुजरे। आमिल साहब ने कहा था कि जिनके बिस्तर पर सोने की वजह से वो मुझ पर हावी हो गए थे, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पक्का अमल हो चुका है और वो जिन्नी अपने चेलों समेत अपनी दुनिया में एक कैदी की हैसियत से जिंदगी गुजार रही है। मैं सुनकर बहुत खुश हुई। इतने साल मेरा दिमाग अजीब से डर की लपेट में रहा था। अब मैं खुद को बहुत पुरसुकून महसूस कर रही थी। दिमाग पर पड़ा बोझ एकदम खत्म हो गया था। मेरे बहन भाई प्यारे से भांजे को पाकर बहुत खुश थे, और जिस दिन मैं अपना सामान पैक करने लगी तो मेरी छोटी बहनें उदास हो गई। मैंने उन्हें प्यार किया और अपने ससुराल आने का कहकर जाने की तैयारी करने लगी। साजिद घर वापस जाने के लिए टिकट बुक करवाने लगे। मैं अपने घर वालों से विदा होते वक्त उनके गले लगकर खूब रोई। हमारा सफर नन्हे रियान के साथ बहुत अच्छा गुजरा। पूरा रास्ता वो मजे से सोता रहा और हम दोनों अपने फ्यूचर के हसीन सपने देखते रहे, जिसमें रियान हमारे साथ था। अभी 2 स्टेशन बाकी थे और मैं थकन महसूस करने लगी थी। मैं अपनी सीट से टेक लगाकर खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी कि मुझे कोई अपने पास खड़ा महसूस हुआ। मैंने सर उठाकर देखा तो वहां वही फकीरनी खड़ी थी, जिसे मैं पहले भी सफर में देख चुकी थी। मैंने एक नज़र उसे देखा और मैं चौंक गई। मैं अपनी सीट से खड़ी हुई ताकि उससे बात कर सकूं, मगर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और तेजी से चलकर ट्रेन के दूसरे डब्बे में चली गई। मैंने उसे बुलाने की कोशिश की मगर नाकाम रही, क्योंकि मैं उसका नाम नहीं जानती थी। कुछ लोग मुझे एक फकीरनी की तरफ बढ़ता देखकर हैरान होकर देखने लगे, तो मैं शर्मिंदा सी अपनी जगह पर वापस आ गई। मैंने साजिद को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे वहमी कहकर बात ही खत्म कर दी। हम घर पहुंचे तो फूफो और मेरे कुछ ससुराली रिश्तेदार हमारे इंतजार में खड़े थे। सबने हमारा शानदार वेलकम किया। फूफो ने मुझे गले लगाकर प्यार किया और मेरा माथा चूमकर मुझे दुआ दी। सबसे मिलकर मैं अपने कमरे में गई तो कमरे में कदम रखते ही मैं हैरान रह गई। मेरा कमरा ताज़ा गुलाबों से सजाया गया था, जिसकी दिल को छू जाने वाली खुशबू ने मुझे खुश कर दिया था। मुझे फूफो पर बहुत प्यार आया। मैं उनके पास गई और उनका शुक्रिया अदा किया। फूफो ने बहुत मज़ेदार खाना बनाया हुआ था। हम खाना खाने के बाद सो गए। अब हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो गई थी, जिसमें हमारी आंखों की ठंडक हमारा बेटा हमारे साथ था, जिसकी किलकारियों ने पूरे घर में रौनक लगा दी थी। मैं घर के काम करती और फूफो अपने पोते के साथ खेल में लगी रहती थी। रियान 2 साल का हुआ तो मेरे घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम मैंने फिजा रख दिया था। उसकी पैदाइश पर मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे बार बार रियान की पैदाइश वाले वाक़ये याद आ रहे थे, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया और अपना पूरा ख्याल रखा। इस बार 9 महीने तक मैं ससुराल में ही रही, मायके नहीं गई। ये सच था कि मेरा इलाज पूरा हो गया था, मगर मेरे दिल में मौजूद डर खत्म नहीं हुआ था। मैं अपने बच्चे के मामले में किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकती थी। इस बीच मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, सो मैंने कदम कदम पर उनकी कमी महसूस की, मगर फूफो ने मेरा बहुत साथ निभाया और साजिद के साथ मिलकर मेरा बहुत ख्याल रखा। रियान की पूरी तरह जिम्मेदारी भी उन्होंने उठा रखी थी। मेरी बहनें मुझसे मिलने के लिए आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। 2 बच्चों के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी पूरी महसूस होने लगी। मैं हर वक्त दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा करते ना थकती, जिसने मुझे इतनी खूबसूरत जिंदगी और जीवन साथी दिया था। अक्सर मैं अपनी पिछली जिंदगी का सोचती हूँ तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि मैंने कितने दिनों तक एक जिन्नी और उसकी चालों को बर्दाश्त किया है। मैंने अपनी जिंदगी के बहुत खूबसूरत दिन डर में गुजार दिए थे। मैंने अपनी बाकी जिंदगी में कभी उस जिन्नी के असर नहीं देखे, लेकिन 2 बार ट्रेन में मिलने वाली वो फकीरनी मुझे नजर आती है और मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखकर मुस्कुराती है। मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो कहीं गायब हो जाती है। मैं इस मामले को कभी हल नहीं कर सकी। मैंने कुछ आमिलों से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उस जिन्नी के असरात इतने गहरे थे कि अब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सके हैं। अपनी दुनिया में वापस जाने के बावजूद भी वो मेरे हाल को जानती है, लेकिन वो तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस सारे वाक़ये के गुजर जाने के बाद मैं अपने बच्चों के मामले में बहुत एहतियात करती हूँ और हर पल उनका ख्याल रखती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के जिन्नाती वाक़ये से बहुत से सबक हासिल किए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी किसी तरह के जिन्नाती हादसों का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत लम्हों को डर और खौफ के हवाले कर दे। इस वक्त रियान 12 साल और फिजा 10 साल की है। रियान अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की जिद करता है तो मैं उसे मना कर देती हूँ
क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बेध्यानी में उठाया गया कोई भी कदम हमें किसी मुसीबत से दो चार कर सकता है। जैसे मैं एक दिन जिन के बिस्तर पर सो गई थी और उसका भुगतान मुझे कई साल तक करना पड़ा था। रियान कहता है कि अम्मी आप हमारी ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करती हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी थी। मैंने अपने दोनों बच्चों को अपनी ज़िंदगी में जिनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस बारे में मुझे सास और अपने शोहर का पूरा साथ मिला हुआ है। उनके साथ के बगैर शायद मैं इतनी मजबूत इंसान न बन पाती। पिछले साल जब मैं अपने मायके गई तो मैं रोज़ ही अपने घर की छत पर घूमने जाती थी। खुदा का शुक्र है कि कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिसने मुझे हैरान परेशान किया हो। इस सारे वाक़ये को भूलना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ और अपने घर वालों के लिए हर वक्त सावधान रहती हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही डरावनी जिन जिन्नातों भूत प्रेतों की कहानियाँ और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।